दोस्तों नमस्कार। ईरान के युद्ध के तौर तरीके, ईरान की डिप्लोमेसी, ईरान का अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और इन सब के बीच ब्रिक्स की भूमिका हो या फिर शंघाई कॉरपोरेशन यानी एससीओ की भूमिका हो, और इस परिस्थिति में चाहे रशिया का जिक्र कर लीजिए या फिर चीन का जिक्र आप कर लीजिए, बिल्कुल नई परिस्थिति में दुनिया बदल रही है। सवाल सिर्फ इतना है, व्हाइट हाउस इस पर मुहर कब लगाता है, पेंटागन इस पर अपनी सहमति कब देगा। और सीआईए की रिपोर्ट जो पहले दिन से इस दिशा में लगातार जा रही थी कि जो आकलन ईरान को लेकर हुआ वो गलत था, और जो सवाल अब कांग्रेस के भीतर हाथापाई तक की परिस्थितियों में उतर आए हैं, यानी संवाद इतना गहरा है कि डेमोक्रेट सीनेटर यह कहने से चूक नहीं रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। जितना खर्च हुआ है उस पर विशेषज्ञों की राय, उस पर ट्रंप प्रशासन का कहना, दोनों के बीच बड़ी लंबी खाई है। और यह सवाल अब धीरे धीरे बड़ा हो चला है कि जिन बातों का जिक्र व्हाइट हाउस के जरिए ट्रंप करते रहे, क्या वो वाकई सब कुछ झूठ था या एक नैरेटिव बनाने भर की कोशिश थी। क्योंकि आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफा खामनई ने जो लिखित बयान जारी किया, और उस लिखित बयान को बाकायदा राष्ट्रीय मीडिया के जरिए पढ़कर सुनाया गया, वो मैसेज बतला रहा है कि आने वाले वक्त में चाहे अरब सागर हो या खाड़ी देश हो, ये सब बिना अमेरिका के जिएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मैसेज है कि दरअसल इस पूरे इलाके में अमेरिकी मौजूदगी अब भविष्य में होनी नहीं चाहिए। और जब इस बयान को लिखने वाला शख्स मुस्तफा खामनई है, तो दूसरा मैसेज यह भी है कि अभी तक जो कयास ईरान के भीतर की परिस्थितियों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगा रहे थे, वो तीन बड़े संकेत थे। पहला संकेत था ईरान युद्ध हार गया है। मुस्तफा खामनई ने कहा बिल्कुल नहीं, हम तैयार बैठे हैं। दूसरा संकेत था कि ईरान के भीतर सत्ता चला कौन रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं, पैसा बचा नहीं है और आने वाले वक्त में परिस्थितियां नाजुक हो जाएगी और अमेरिका को ही उसे पटरी पर लाना होगा। सुप्रीम लीडर कहते हैं यह सब बकवास की बात है, हम अपने तौर पर खड़े हैं और यह भी बता दें, जिस होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी आवाजाही अलग अलग विकल्पों के साथ शुरू हो चुकी है और खुले तौर पर यह ऐलान करते हैं कि डॉलर में अब पेमेंट नहीं हो रहा है, युआन में हो रहा है, रियाल में हो रहा है, और सभी देशों की इस पर सहमति है। और जो जहाज रोकने का जिक्र है, तो हमने अपने लिए अपने तरीके से न सिर्फ जहाजों को पार कराया है, जो सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया देख सकती है कि 30 जहाज न सिर्फ पार हुए हैं, बल्कि अब अल्टरनेटिव रास्ते का मतलब यह है वो रेलगाड़ी के जरिए या फिर ट्रकों के जरिए वो अफगानिस्तान से होते हुए चीन पहुंच जाएं या पाकिस्तान से घुसते हुए वह रशिया और चीन की दिशा में बढ़ जाएं। रास्ता खुला हुआ है, आपको नाकेबंदी करनी है तो करते रहिए। तो क्या व्हाइट हाउस और पेंटागन जिस जानकारी के तहत युद्ध की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था कि अब युद्ध छोटा हो लेकिन भयानक हो, यानी खतरनाक तरीके से ईरान पर इस बार बमबारी होनी चाहिए, और इसमें सहमति के सुर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू के भी थे, लेकिन अब जो बयान जारी हुआ उसने एक झटके में शायद उन तमाम परिस्थितियों को बदल दिया जो अभी तक मध्यस्थता को लेकर चल रही थी। यानी इस्लामाबाद के जरिए जिन रास्तों को टटोला जा रहा था उसका कोई मतलब अब बचा नहीं। और इन बयानों के बाद तो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कहना पड़ा अब मध्यस्थता इस्लामाबाद के जरिए नहीं होगी, वो टेलीफोन से हो जाएगी, बातचीत से हो जाएगी, हम खुद बात कर लेंगे, वो खुद टेलीफोन लगा लें, हमने उन पर कहा हुआ है अब नरमी नहीं बरतेंगे। लेकिन नरमी नहीं बरतेंगे और उसी दौर में नरमी से इतर कठोर वाक्य मुस्तफा खामनई अपने लिखित बयान में खुले तौर पर तीन बातों का जिक्र कर देते हैं। पहली बात राष्ट्रीय संपदा की है, दूसरी बात भविष्य की इकोनॉमी की है, और तीसरी बात वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के भीतर तमाम देशों को अमेरिका माइनस अपने भविष्य को देखना होगा। इस दिशा में यह बातें कही गई। जो बात पहली है जिसमें साफ तौर पर अपनी संपदा यानी राष्ट्रीय संपदा को बताया गया, उसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी, क्योंकि मुस्तफा खामनई ने खुले तौर पर यह ऐलान करते हुए अल्टीमेटम भी या कहीं चुनौती भी एक लिहाज से अमेरिका को दे डाली। उन्होंने कहा दरअसल जो परमाणु इनरिचमेंट का सवाल है वो हमारी राष्ट्रीय संपदा है, यानी न्यूक्लियर एस्पेक्ट पे बातचीत तो दूर की बात है,
जिस तरीके से हमारी संप्रभुता के दायरे में समुद्र के वो क्षेत्र आते हैं जहां पर आप नाकेबंदी किए हुए हैं, वह भी दरअसल समुद्री लुटेरे की तर्ज पर है। समुद्री डकैती है वो। अगर आप हमारे जहाजों को रोकते हैं और तेल पर अपने लिहाज से उसकी घेराबंदी कर लेते हैं तो हम अब विकल्प तो सोच रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय संपदा पर बातचीत हम नहीं करेंगे। और उसमें पहले नंबर पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, परमाणु हथियार है, परमाणु संयंत्रों में हो रही रिसर्च है, उस पर कोई बात नहीं होगी। दूसरी बात, अगर परमाणु नहीं तो इसके बाद अगला इस देश का कार्यक्रम मिसाइल प्रोग्राम है। मिसाइल कार्यक्रम में कोई ढील आने नहीं दी जाएगी। यानी मिसाइल प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहा है वह उसी तर्ज पर चलेगा। और इस युद्ध के दौर में हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी भी सीखी है और दुनिया के दूसरे देशों के साथ नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हैं। और जुड़ने वाले देशों में चीन भी है और रशिया भी है। यानी मिसाइल की जो अभी तक टारगेट दूरी थी वो बढ़ जाएगी और वो कहीं तक भी जा सकती है। तो मिसाइल कार्यक्रम भी हमारी अपनी संपदा है, राष्ट्रीय संपत्ति है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। यानी ध्यान दीजिए, जो लगातार सीजफायर के दौर में जिन मुद्दों को लेकर अमेरिकी फार्मूला चल रहा था और उसको लेकर पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के जरिए एक दबाव भी बना रहा था, कम से कम इन मुद्दों पर बातचीत तो हो। इससे पहले विदेश मंत्री नकारते रहे, उससे पहले संसद के अध्यक्ष नकारते रहे, राष्ट्रपति अलग अलग बयान देते रहे, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कड़ा रुख अपना लिया। और तब यह बात कही जा रही थी कि आखिर ईरान में जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय लेने वाले लोग तो बातचीत की मेज पर आते ही नहीं है, और जो बातचीत की मेज तक पहुंचते हैं वो निर्णय ले नहीं पाते हैं, इसीलिए समाधान निकलता नहीं है। लेकिन मुस्तफा खामनई ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा राष्ट्रीय संपदा का मतलब मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर संपत्ति हमारी खुद की है। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला इकोनॉमिक एस्पेक्ट है तो होर्मुज रूट है। और उन्होंने अपने इस लिखित बयान के भीतर यह साफ तौर पर लिखा कि होर्मुज का नया दौर शुरू हो गया है, आगे चलकर इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा होगा। यानी जिस टोल टैक्स को गैर कानूनी बताया जा रहा था वहां पर मुस्तफा खामनई कहते हैं कि जहां गैर कानूनी, आपने तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी नहीं माना। और दरअसल इस दौर में जो ईरान के विदेश मंत्री ने लगातार कई देशों की यात्रा की और जो खास तौर पर रूस की यात्रा हुई, और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो टेलीफोन की 2 घंटे की वार्ता हुई, उसमें हालांकि बात निकल कर तो यह नहीं आई कि कितनी बातचीत ईरान को लेकर हुई। यह जरूर कहा गया दोनों युद्ध के संदर्भ में बातचीत हुई। ट्रंप कहते रहे हम यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, पुतिन की तरफ से मैसेज आया कि हम ईरान को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो विशेषज्ञों की राय और जो अलग अलग मीडिया के जरिए, वो रशियन मीडिया ही क्यों ना हो या ईरान का मीडिया ही क्यों ना हो, जो मैसेज निकल कर आया उसके मतलब और मायने बहुत साफ थे। स्ट्रेटेजिकली अमेरिका अलग थलग खड़ा है, उसके साथ अपने साथी सहयोगी भी नहीं है, नाटो की कोई महत्ता बची नहीं है। आप नाटो को खत्म कर दीजिए, उसके बाद नाटो के सदस्य के तौर पर तुर्की की मौजूदगी, और आप जो सोच रहे हैं, इजराइल जो सोच रहा है और आप भी जो सोच रहे हैं, इजराइल तुर्की तक हमला करना चाहता है। लेकिन हमारा सवाल इस वक्त सिर्फ इतना है कि हर जगह युद्ध की मौजूदगी में अमेरिका की मौजूदगी अपने लाभ को देखती है, और पहली बार उसके इस लाभ के प्रोसेस को यूरोपियन कंट्रीज ने भी समझा। और दुनिया भर के भीतर जो इकोनॉमिक क्राइसिस ग्लोबल एनर्जी की वजह से आई है, उसको लेकर भी दुनिया के विकसित देशों ने समझ लिया है। यहां तक कि जापान भी समझ गया कि दरअसल अब उसको जो तेल चाहिए, क्योंकि वह तेल इंपोर्ट करता है, और इस दौर में वो अगर महंगा हो चला है, जो कि $126 प्रति बैरल आज पार कर गया, तो मंदी की परिस्थिति जापान के भीतर भी आएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां भी होगा। और यह स्थिति ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी है। यानी जो बातचीत पहली बार खुलकर हो रही है, उसमें ईरान की मौजूदगी क्या विश्व के ताकत के तौर पर है, या फिर ईरान अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत के हिसाब से अब खुले तौर पर अमेरिका को धमकी और चेतावनी दोनों देने की परिस्थिति में है। क्योंकि मुस्तफा खामनई यही नहीं रुके। उनका कहना था कि अमेरिका सैन्य ठिकाने जो खुद उसके थे, जो खाड़ी देशों में मौजूद थे, उसकी भी सुरक्षा वह ठीक से कर नहीं पाया, वो इतने कमजोर साबित हो गए। तो ऐसे में वो कैसे सोच सकता है कि जो न्यूक्लियर एनरिच है उसको वो अपने देश में ले जाकर सुरक्षित रख भी पाएगा, जब वो अपने सैन्य ठिकानों को ही सुरक्षित नहीं रख पाता है।
तब ऐसे में अगला सवाल यह है कि वो इन इलाकों में जिन जिन देशों को सुरक्षा देने का दावा कर रहा था उसके कोई मतलब मायने बिल्कुल नहीं है। यह धमकी है, चेतावनी है, अल्टीमेटम है या अपनी ताकत का इजहार है, क्योंकि इसका पूरा असर अरब सागर, मिडिल ईस्ट, होर्मुज रूट, नाकेबंदी, इन तमाम जगहों पर पड़ेगा। इन तस्वीरों को देख लीजिए। जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो एक चीज और समझिए, ईरान की चुनौती और धमकी के बीच जो अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है, वो 300 दिनों तक अलग अलग जगह तैनात रहा। वेंजुला में भी वो सक्रिय था, जहां से वेंजुला के राष्ट्रपति को उठाया गया। वह ईरान में भी सक्रिय हुआ, लेकिन अब वो वापस अमेरिका लौट रहा है और 15 मई तक वो वर्जीनिया के होम पोर्ट पर पहुंच भी जाएगा। यानी नाकेबंदी है, लेकिन अब अपनी परिस्थितियों को भी देखना है, क्योंकि अमेरिका के भीतर उठते हुए सवाल ट्रंप प्रशासन को न सिर्फ परेशान कर रहे हैं, बल्कि रिपब्लिकन्स के पास कोई जवाब भी नहीं है। क्योंकि आज खुले तौर पर जब कांग्रेस के भीतर डेमोक्रेट सीनेटर्स ने एक के बाद एक सवाल शुरू किए, उसमें पहला बड़ा सवाल तो यही था कि $1 ट्रिलियन, यह विशेषज्ञों की राय है, जो आपने युद्ध में झोंक दिया है। तो पहली बार रक्षा मंत्री ने कहा नहीं नहीं, इतना पैसा खर्च नहीं हुआ है, सिर्फ $25 बिलियन हुआ है। यानी जितना बताया जा रहा है विशेषज्ञों के जरिए, उसका 1/4 अब पीट हेगसेट कह रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उनके साथ मौजूदगी जनरल डेन की भी थी, जिन्होंने शुरू में सवाल खड़े किए थे कि इस युद्ध की दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। यह पूरे तरीके से इजराइल का युद्ध है और इजराइल के लिए अमेरिका को इस युद्ध में नहीं कूदना चाहिए। हालांकि धीरे धीरे युद्ध काल में जनरल डेन अपनी बातों को रखने लगे, रक्षा मंत्री के साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाने लगे, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो सीआईए की रिपोर्ट और जो खुफिया इनपुट्स आ रहे थे, वो मैसेज बहुत साफ दे रहे थे, आप इस युद्ध में निकलेंगे कैसे, अब यह भी किसी को नहीं पता है। यानी युद्ध में जाने की गलती और ना निकलने का रास्ता, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अमेरिका को कोई लाभ हो नहीं रहा है। और शायद इसीलिए आज जब ईरान के खिलाफ हमले से जुड़ी ब्रीफिंग का सवाल आया, जो सेंट्रल कमांड की तरफ से दिया गया, उसमें इस बात का जिक्र सिर्फ इस लेवल पे हुआ कि छोटे लेकिन ताकतवर हमलों की प्लानिंग तो करनी होगी, लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया कि युद्ध लंबा ना खींचे और स्ट्रेटजिकली आप दबाव कैसे ईरान पर बना सकते हैं जिससे वह आपकी कुछ बातों को मान ले और एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता इस तरीके से मिल जाए कि अमेरिका इस युद्ध में इसलिए कूदा था क्योंकि वह दुनिया की जरूरत थी। लेकिन इस ब्रीफिंग से पहले ही, ठीक पहले, जब मुस्तफा खामनई ने खुले तौर पर लिखित बयान जारी कर दिया, जिसको सरकारी टीवी पर पढ़कर सुना भी दिया गया कि परमाणु और मिसाइल ताकत देश की संपत्ति है, होर्मुज के जरिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सुधारना है, तो मैसेज बहुत साफ हो गया कि दरअसल बातचीत तो दूर की बात है, सवाल अमेरिका को अपने निर्णय लेने का है। यानी ईरान निर्णय ले चुका है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन की जो बैठक हुई, उसमें विदेश मंत्रियों की जो मौजूदगी थी, उसमें बड़ी मान्यता ईरान के विदेश मंत्री को दी गई, रक्षा मंत्री को दी गई। रक्षा मंत्री की मौजूदगी उसमें थी एससीओ की बैठक में। और ब्रिक्स बैठक को लेकर इस दिशा में बात आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भी रखा जा रहा है कि क्या वाकई हम अल्टरनेटिव करेंसी की दिशा में बढ़ें, यानी डॉलर को पूरे तरीके से इनकार किया जा सकता है। और इसका असर जो व्यापक हुआ है वो सिर्फ यूएई के ओपेक से बाहर निकलने को लेकर है, या अब तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और अमेरिका यह चाहता था इसलिए यूएई बाहर हो गया, या फिर जो सऊदी अरब के साथ टसल यूएई की चलती है इसलिए उसको बाहर होना पड़ा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार हर देश यह मानकर चल रहा है कि अब उसको नए अलाइनमेंट, नई शर्तों के साथ करने होंगे। यह स्थिति पहले नहीं थी। ओमान एक लिहाज से ईरान के साथ खड़ा था, सऊदी अरब इजराइल के पक्ष में था, यूएई अमेरिका के पक्ष में था, कुवैत, बहरीन तय नहीं कर पा रहे थे कि किस परिस्थिति में किधर जाएंगे, तुर्की खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ खड़ा था, मिस्र की सोच भी इजराइल के खिलाफ जा रही थी। इजराइल भी लगातार तुर्की और मिस्र और इन सब के बीच ईरान के उन तमाम साझीदार, जिसमें लेबनान का जिक्र है,
जिसमें यमन का जिक्र है, वो लगातार कर रहा था हिजबुल्लाह और हुती लड़ाकों को लेकर, हमास को लेकर। लेकिन एक नई परिस्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि निर्णय अमेरिका नहीं ले रहा है, निर्णय ईरान ले रहा है। और ईरान को अभी तक अपनी प्रतिस्पर्धा में जो मिडिल ईस्ट के देश मानकर चलते थे, वो पहली बार समझ रहे हैं कि दरअसल आने वाले वक्त में उन्हें अपनी इकोनॉमी और ऑयल को लेकर माइनस अमेरिका चलना ही होगा। और जिस समुद्री वर्चस्व की लड़ाई क्वाड के जरिए साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका ने शुरू की थी, अब उसको सीधा चैलेंज अरब सागर में भी अमेरिका की कोई पहुंच पकड़ नहीं होगी और भविष्य में उसको इस दिशा में सोचना भी नहीं होगा, क्योंकि यह पूरा इलाका और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर ईरान एक नई स्ट्रेटजी बनाएगा। यह कल्पना तो नहीं की गई थी। बीते 24-48 घंटों की परिस्थिति में देखिए, जो देश मध्यस्थता कर रहा था यानी पाकिस्तान, उसने अपने पोर्ट्स ईरान के लिए खोल दिए। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में युद्ध कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान रास्ता निकाल रहा है ईरान के लिए, वहां से निकलकर रेलवे के जरिए किस तरीके से टैंकर्स चाइना तक पहुंच जाएंगे। इस दौर में जो अभी तक सोचा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज एकजुट है, अब पहली बार अरब लीग को लेकर भी सवाल है, उसमें से कौन सा देश पहले निकलेगा या यूएई होगा, यह भी एक नई परिस्थिति है। यूएई के साथ साथ दूसरी अरब कंट्रीज के सामने मुश्किल हालात उनकी अपनी इकोनॉमी की, जो तेल से जुड़ी हुई है, उसको लेकर है। सऊदी अरब की इकोनॉमी मल्टी डायमेंशनल है, इसीलिए उसको इतना संकट नहीं है। लेकिन जो परंपरा चली आ रही थी बरसों बरस से, या कहें जब ओपेक बना, या कहें जिस वक्त पेट्रो डॉलर की शुरुआत हुई, या फिर मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिकी सैनिक अड्डों का जो निर्माण हुआ, अब पहली बार माइनस अमेरिका हर किसी को सोचना है। और अगर अमेरिका के साथ खड़े होना है तो नई शर्तों के साथ होना है। इसके रिफ्लेक्शंस किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि अमेरिकी कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं। इसके रिफ्लेक्शंस सीनेटर से उठते हुए सवालों के बीच छुपे हैं। इसके रिफ्लेक्शंस सीआईए की रिपोर्ट में है, पेंटागन की हां नहीं के बीच है, और सेंट्रल कमांड द्वारा जो ब्रीफिंग दी गई उसके भीतर भी छुपे हैं। यानी संकट इस बात को लेकर पहली बार अमेरिका के सामने है कि जिन जिन सवालों को लेकर वह युद्ध जीत चुका है, रिजिम बदल चुका है, वहां उदारवादी लोग आ चुके हैं, बातचीत होगी, मध्यस्थता के लिए कई देश तैयार बैठे हैं, और हमें सिर्फ जाकर अपनी शर्तों को मनवाना है। एक झटके में मुस्तफा खामनई द्वारा जारी किया गया बयान सारी परिस्थिति को पलट चुका है। और शायद अगले 24 से 48 घंटों में अगर अमेरिका कोई निर्णय नहीं लेता है तो शायद दुनिया के सामने पहली बार नए अलाइनमेंट के साथ ईरान की ताकत वो मिसाइल बनाने की दिशा में हो, तेल एक्सपोर्ट करने को लेकर हो, दुनिया के भीतर एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के भी मंत्र उसी के पास हो, और उसके साथ यूरोपियन कंट्रीज का खड़ा होना भी आपको दिखाई दे जाए तो अचंभे में मत आइएगा। ये बिल्कुल नई परिस्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।